हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेंटर आप सबका स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे। हम आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। जैसा कि वैभव सर ने आपको पूरी आउटलाइन दे दी थी इसके सिलेबस पे और इसके क्वेश्चंस कितने आते हैं हर टॉपिक पे, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टीचर होने के नाते एक बार फिर मैं आपको इन सब से ले जाना चाहता हूं कि आपको पता रहे कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि बीएससी एग्रीकल्चर के एंट्रेंस में जिसमें केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 9 से 10 क्वेश्चंस को अकेले कवर करती है। इसका मतलब आप इन टॉपिक से 9 से 10 क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं और ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक होता है क्योंकि इसमें से 90% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिन्हें बस आपको देख के टिक करना होता है। हाँ, 10% क्वेश्चंस के लिए वो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा और मैं आपको यहाँ पे ये बात अश्योर करता हूँ कि आपको यहाँ पे कोई चीज रटना नहीं है, आपको हर चीज का कॉन्सेप्ट मिलेगा। आज तक आपने जहाँ भी पढ़ा होगा, जो भी चीज उन लोगों ने टीचर्स ने बोला है कि इसको रट लो, यहाँ पे उस चीज का भी कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। और फिर हम देख रहे हैं कि बायो और मैथ्स के एंट्रेंस में दोनों में केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से 17 से 20 क्वेश्चंस कवर करती है अकेले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से पार्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम यहाँ पे आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री A to Z यहाँ पे पढ़ाएंगे, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 4 टॉपिक्स हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर ये चारों टॉपिक आपको आते हैं तो आप 90 से 95% क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं और सही कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री के अंडर में आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इन सब और जो टॉपिक मैंने यहाँ पे चारों लिखे हैं, ये चारों टॉपिक हम बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, बेटर कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करेंगे, हर एक चीज का लॉजिक देंगे हम आपको यहाँ पे। और सेकंड टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म 6 क्वेश्चंस कवर करती है अकेले, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी पोर्शन में अकेले 6 क्वेश्चंस कवर करती है। और जैसे कि बेसिकली क्लासिकल कॉन्सेप्ट होता है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने का, वहां पे टीचर्स क्या करते हैं, एनसीईआरटी बुक में जैसे चैप्टर वाइज दिया हुआ है वैसे आप लोगों को पढ़ाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म जब आपको पढ़ाएंगे उसमें तरह तरह की रिएक्शंस होती हैं। आपने अपने 11th 12th में आपको एलिमेंट्री आइडिया होगा इन रिएक्शंस के बारे में, जिनको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये मेजर रिएक्शन के मैकेनिज्म होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट से हटकर यहाँ पे जब मैं आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बारे में पढ़ाऊंगा, मैं आपको उसी टाइम बताऊंगा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कितने रिएक्शंस हैं। जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हैलोएल्केन्स और अल्कोहल्स ये सारे आते हैं, तो मैं जब ये टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा तो उसी में वो सारे चैप्टर्स को आपको कवर करूंगा ताकि आप कंफ्यूजन से बचें और आपके मन में एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप हो। और आपको ये मत याद करना हो कि ये क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर में पढ़ा था, आप बस कॉन्सेप्ट को देखें और उस क्वेश्चन को करके आगे बढ़ जाएं। अब ये तीसरा और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शंस आपको याद करने हैं, अच्छे से समझने हैं, क्योंकि नेम रिएक्शन से एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं बिना घुमाए फिराए, सीधा से आपसे पूछ लेगा कि बताओ ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको रिएक्शंस को अच्छे से लिखना है, प्रैक्टिस करनी है, उसका मैकेनिज्म समझना है, उसके बाद आप इस 4 से 6 क्वेश्चंस को 100% एक्यूरेसी से कर सकते हैं। अब ये बचता है सबसे इजी टॉपिक पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ भी ऐसा समझने वाला नहीं है। आपको बस एक काम करना है कि आपको अपनी एनसीईआरटी बुक उठानी है और एनसीईआरटी बुक में जो भी मैटर दिया हुआ है, चाहे वो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हुए, चाहे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हुए, हर एक पेज को, हर एक लाइन को अच्छे से पढ़नी है और ये 2 क्वेश्चंस आपके 100% श्योर रहेंगे। करते हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली क्लास। अब मैंने जैसा कि आपसे बोला है
कि आपको यहाँ पे कुछ भी रटना नहीं है। तो अगर आपको कोई भी रिएक्शन को समझना है तो आपको उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे देखना होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल में रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसके लिए सबसे पहले जानना होगा आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर के लिए वैसे ये टॉपिक आपको एक बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। तो आप लोग अपने कॉपी में ये पीछे से थोड़ा तो मैं आज आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये टॉपिक बताना चाहूंगा और अब मैं चाहूंगा कि आप अपने नोटबुक में ये हेडिंग डालिए, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मैं यहाँ पे आज कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इसलिए बता रहा हूँ, आज तक किसी भी कोचिंग में किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ाया गया होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बार कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि अगर मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताऊंगा तो आपको स्टीरियो केमिस्ट्री में, रिएक्शन मैकेनिज्म में, इन सब में आपको एक ही काम आप कर सकेंगे उसके बाद अगर ये आपको आइडिया नहीं होगा, वो है रटना, जो आप 12th तक करते आए हैं। लेकिन अब यहाँ पे बीएचयू वर्ल्ड में आपको ये काम नहीं करना है। आपको यहाँ हर चीजों को एलिमेंट्री आइडिया से लेके हर एक ब्रीफली आइडिया से लेकर आपको हर एक चीज पूरी ऊपर तक जानी है और एक एक चीज समझनी है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अब हाइब्रिडाइजेशन का मैं आपको सबसे बेसिक प्रिंसिपल बताऊंगा। सबसे बेसिक हाइब्रिडाइजेशन निकालने का वो है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। आपको बहुत सारे फॉर्मूले बताए जाएंगे, आपके टीचर्स आपको बहुत सारे फॉर्मूले बताएंगे जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ना, ये करना, नेगेटिव चार्ज, ये सब करना, कुछ नहीं आपको जानना है। बेसिक चीज जानिए, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला होता है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ठीक है, अब ये तो बात हो गई हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा हाइब्रिडाइजेशन होती क्या चीज है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा मीथेन मॉलिक्यूल का। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि मीथेन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH4। ठीक है, अब CH4 में जैसा कि आप लोगों ने कहीं ना क्लास 11-12 में कभी पढ़ा होगा बुक्स में, एनसीईआरटी में, कि CH4 का स्ट्रक्चर ये होता है। ये है आपका CH4 मॉलिक्यूल। अब आप इसमें देख सकते हैं कि एक कार्बन पर चार हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब आप सभी को ये पता होगा, आपको पीरियोडिक टेबल तो आप लोगों को याद ही होगी, नहीं याद होगी तो कम से कम ये तो पता होगा कि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और अगर हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो होता है 1s2 2s2 2p2। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब जो सबसे आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। तो इसमें जो आउटर सेल है वो कौन सा है, 2। ये है आपका आउटर सेल और आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम इसको ऑर्बिटल डायग्राम बना के आपको दिखाएंगे। ये 1s, ये हो गया आपका 2s, ये हो गया आपका 2p, ये हो गया। आपको इतना पता होगा कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं और p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब जैसा कि आपने अब कहीं ना कहीं ये पढ़ा होगा, ये सुना होगा कि जो s और p, S और S, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है, इनकी बॉन्ड लेंथ बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस होता है। मतलब S और P के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है ज्यादा और S और S के बीच की बॉन्ड लेंथ होती है कम। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, अब सबसे पहले स्टेप करेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ आपको मीथेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अब ये हो गए यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको कार्बन में हो गए। अब ये चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएंगे। तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब ये बताइए आप लोग कि ये जो बॉन्ड बना है ये हाइड्रोजन के S, आपको ये तो पता होगा कि हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो जाहिर सी बात है S ऑर्बिटल में ही होगा।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2s ऑफ कार्बन और 1s ऑफ हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पे p ऑफ कार्बन और s ऑफ हाइड्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बन रहे हैं। तो अगर ऐसा है, अगर मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, तो इसका मतलब ये है कि इसका ये बॉन्ड जो है, जो s और s के बीच में बन रहा है, ये बॉन्ड s और s के बीच में बन रहा है, और ये तीनों बॉन्ड बन रहे हैं p और s के बीच में। इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि ये बॉन्ड शॉर्टर है और ये बॉन्ड शॉर्टर है, ये बॉन्ड लंबा है। पर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली ये चीज देखी कि CH4 के मॉलिक्यूल में ये चारों बॉन्ड सेम ऑर्डर के होते हैं, सेम साइज के होते हैं। इसका मतलब कि हमें यहाँ पे कुछ चीजें हमसे मिस हो रही हैं। तो उन लोगों ने एक हाइपोथेटिकल एक थ्योरी दी, उसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, ये बस साइंटिस्टों ने इसलिए दिया कि वो अपनी थ्योरी को रिलेट कर सके एक्सपेरिमेंटल डाटा। अब आपको वो बातें समझ में आ गई जो मैंने बताया। ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक हाइपोथेटिकल है, सिर्फ एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। पर अब हमें हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि हमें इसका एप्लीकेशन करना है आगे के चैप्टरों में, मतलब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो अब मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का तरीका बताऊंगा, और वो जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका होगा लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम 4 आता है, इसका मतलब उसमें 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर उसमें 3 का सम 3 आता है तो वो होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर इन दोनों का सम 2 आता है तो वो होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि हाइब्रिडाइजेशन इससे आगे भी होता है, sp3d2, sp3d3, sp3d और dsp2, कई तरीके के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। पर हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, अब मैं एक एग्जांपल, देखिए कोई भी चीज को अगर मैं एप्लीकेशन के थ्रू आपको बताऊंगा तो वो चीज आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, बल्कि मैं अगर आपको ऐसे बताऊं सिर्फ थ्योरेटिकली बता के निकल जाऊं तो वो चीज आपको समझ में नहीं आएगी। अब सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बॉन्ड पेयर में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स को इंक्लूड करते हैं। बॉन्ड पेयर हम सिर्फ उन्हीं बॉन्ड्स को बोलेंगे जिसमें सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होगी। अगर किसी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड इन्वॉल्व है तो वो बॉन्ड पेयर का हिस्सा नहीं होता है। तो हम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए, आप अपने नोटबुक में नोट करिए, स्टार लगा के नोट करिए कि जो बॉन्ड पेयर होता है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को कंसीडर करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा। एक एग्जांपल है CH4 का। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक मॉलिक्यूल होता है, तभी मैं इसके पीछे पड़ा हुआ हूं बार-बार, क्योंकि अभी हम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले एग्जांपल लिए CH4 मॉलिक्यूल का। अब CH4 में हमको देखना है कार्बन का फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p2। यहां पे मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाइए। ये हो गया आपका कार्बन का मॉलिक्यूलर डायग्राम। अब आपको CH4 बनाना है तो सबसे पहला स्टेप जो होगा किसी भी बॉन्डिंग के प्रोसेस में वो होगा प्रोसेस ऑफ एक्साइटेशन। प्रोसेस ऑफ एक्साइटेशन का मतलब होता है कि अगर आपको इसकी वैलेंसी को एक्सपेंड करना होगा 4 पे तभी आप CH4 मॉलिक्यूल को बना सकते हैं। तो ये एक्साइट होके यहाँ पे जाएगा, उसके बाद इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब पहला प्रोसेस पूरा हो गया एक्साइटेशन का। अब हम दूसरा प्रोसेस देखेंगे, दूसरा प्रोसेस होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, और मैं आपको एक चीज और आपके माइंड में ये चीज बैठाना चाहूंगा, एक्साइटेशन का प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसका मतलब डेल्टा H इज इक्वल टू पॉजिटिव। इसका मतलब एक्साइटेशन के लिए आपको इस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को आपको एक्साइट करने के लिए आपको बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। पर हाइब्रिडाइजेशन ना तो एंडोथर्मिक होता है ना एक्सोथर्मिक होता है। इसका मतलब आपको ना इसमें एनर्जी देनी है ना एनर्जी रिलीज होगी। ये प्रोसेस एक्साइटेशन के बाद साइमल्टेनियसली हो जाता है बिना किसी एनर्जी एक्सपेंडिचर के। और तीसरा प्रोसेस है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का प्रोसेस सबसे लास्ट में होता है, मतलब
CH4 मॉलिक्यूल बनने से पहले ये दोनों प्रोसेसेस होना बहुत ही कंपलसरी है। सबसे पहला एक्साइटेशन, इसमें जिसमें S का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर P में जाएगा, दूसरा प्रोसेस है हाइब्रिडाइजेशन और तीसरा प्रोसेस है फाइनली जाके बॉन्डिंग और फिर जाके आपको CH4 मॉलिक्यूल बनेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि CH4 मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, क्योंकि हम यहीं पे इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो अब अपने कॉपी में हेडिंग डालिए कि द हाइब्रिडाइजेशन इन CH4 मॉलिक्यूल। आप लोगों ने अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल दिया हाइब्रिडाइजेशन इन CH4 और एल्केन्स। ये तो बेसिक चीज सबको पता होती है कि एल्केन्स sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं अगर उसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से पहले एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं एक्साइटेशन। तो ये मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाना चाहूंगा मैं इसका। मॉलिक्यूलर डायग्राम में जैसे कि हमने एक्साइटेशन करा रखा है पहले से, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहले से ही मौजूद हैं। अब जो प्रोसेस होगा हाइब्रिडाइजेशन का, उसमें सबसे पहली चीज क्या होगी कि ये s ऑर्बिटल इन 3 s ऑर्बिटल के साथ मिलके sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएगा। पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि s ऑर्बिटल का शेप होता है स्फेरिकल, p ऑर्बिटल का शेप होता है डम्बल शेप, और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एक s और 3 p मिलके बना रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। और इन तीनों के मिक्सचर से जो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनता है। अब सब यहाँ पे एक चीज नोट देने वाली बात होती है कि अगर मैं आपसे बोलूंगा, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, अगर मैंने आपसे बोला कि sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का शेप बताओ तो आप तुरंत बताएंगे टेट्राहेड्रल, वो एकदम गलत हो जाएगा आपका। sp3 हाइब्रिडाइज सिस्टम का शेप होता है टेट्राहेड्रल, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का शेप होता है डिस्टॉर्टेड डबल शेप। इसकी एक लिंब, जैसे p ऑर्बिटल में दोनों लिंब सेम साइज की होती हैं, लेकिन sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की शेप होती है डिस्टॉर्टेड डबल शेप। उसमें एक लिंब छोटी हो जाती है, एक लिंब बड़ी हो जाती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि sp3 हाइब्रिडाइज सिस्टम का शेप होता है टेट्राहेड्रल, और वो कुछ इस तरह होता है। और sp3 हाइब्रिडाइज सिस्टम में ये एक और ये 3 p ऑर्बिटल कंबाइन करके 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं, और वो ऑर्बिटल्स होते हैं डीजेनरेटेड। यहाँ पे एक वर्ड आपने नया सुना होगा, डीजेनरेटेड। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल का मतलब होता है द ऑर्बिटल्स व्हिच हैव सेम एनर्जी prior to the hybridization। s ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है p ऑर्बिटल की एनर्जी से इन नेगेटिव। इन नेगेटिव का मतलब कि ये न्यूक्लियस से ज्यादा क्लोज होने की वजह से इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं, इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होते हैं, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी इनसे ज्यादा होती है पर नेगेटिव में। इसका मतलब ये है कि जो s ऑर्बिटल होता है ये मोर स्टेबल देन p ऑर्बिटल होता है। लेकिन जब ये एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिलके 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं, तो वो चारों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल डीजेनरेटेड होते हैं। और डीजेनरेटेड का मतलब होता है उन चारों की एनर्जी आपस में सेम होती है। अब उसके बाद हम अलाइनमेंट की बात करेंगे, उन ऑर्बिटल का अलाइनमेंट कैसा होगा। अब जैसा कि आप कॉमन लाइफ में देखते हैं, हर जगह देखते हैं कि आदमी उन चीजों को अपने साथ करना चाहता है, रखना चाहता है जिससे उनकी लाइफ में सबसे कम टेंशन हो। तो यही चीज अप्लाइड होती है केमिस्ट्री में भी। ये चारों ऑर्बिटल अपने आप को ऐसे अलाइन करते हैं कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्सन हो, और वो अपने आप को मिनिमम रिपल्सन के अलाइनमेंट में अपने आप को असेंबल करते हैं, और वो बनता है कुछ इस तरह। जो बीच वाला छोटा लिंब होता है वो सेंटर में होता है, और जो बड़े वाले लिम्ब्स होते हैं वो टेट्राहेड्रल तरीके से रेडिएट करते हैं। और मैं आपको इसका मतलब विजुअल दिखाना चाहूंगा कि ये शेप होता कैसा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उनको नोटबुक में मिला हुआ कुछ ये शेप मिलता है, उनको लगता है वो ऐसे शेप के होते हैं, पर नहीं, ये इनका शेप ऐसा नहीं होता है। इनके शेप को दिखाने के लिए आपको 3 डायमेंशनल व्यू देना पड़ेगा किसी भी मॉलिक्यूल का, जो कि इस बोर्ड में या फिर पेपर में पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि sp3 हाइब्रिडाइज सिस्टम का शेप क्या होता है। sp3 हाइब्रिडाइज सिस्टम का शेप कुछ इस तरह होता है। sp3 हाइब्रिडाइज सिस्टम का शेप ये होता है। इसमें से ये 2 लिंब एक प्लेन में अगर होंगे
तो एक बाहर जाएगा और एक अंदर जाएगा। आप ध्यान से इसको अपने दिमाग में बैठाइए, क्योंकि आगे जाके आपको SN1 रिएक्शन में कई सारे में आपको 3 डायमेंशनल चीजों की वजह से बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए कि sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है, उसका शेप sp3 हाइब्रिडाइज सिस्टम का शेप ये होता है। अगर आप इन दोनों बॉन्ड्स को कंसीडर करेंगे तो ये एक प्लेन में है, ये वाला जो है ये प्लेन के बाहर आ रहा है, ये वाला प्लेन के अंदर जा रहा है। अब इसको मुझे मान लीजिए पेपर में दिखाना होगा तो मैं ऐसे ही दिखा पाऊंगा ना, ये देखिए ये मैं ऐसे ही दिखाऊंगा। और इसी का ये 3D व्यू है जो कि पेपर में बनाने के लिए ऐसा लिखा गया है। अब हम sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का शेप मतलब सिस्टम का शेप ये होता है। और इसके बाद अब ये जब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो जाते हैं, और एक चीज मैं चाहता हूं कि आप अपने कॉपी में नोट कीजिए कि द हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेटेड। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल डीजेनरेटेड होते हैं, इसका मतलब मैंने आपको बताया कि उनकी एनर्जी सेम होती है। द हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेटेड और डीजेनरेटेड के ऊपर लिखिए हैविंग सेम एनर्जी। कुछ नहीं है, ये साइंटिस्ट ने हमें बेवकूफ बनाने के लिए अपना खुद का कॉन्सेप्ट दिया जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बस इससे उनकी एक्सपेरिमेंटल डाटा सेटिस्फाई होते हैं और हमारी टेंशन्स बढ़ती हैं। हमको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद करना पड़ता है। अब कार्बन है, उसके ये तीनों बॉन्ड, ये तीनों ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होके sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाए। अब ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके आपको बना देंगे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है और ये यहाँ पे कंबाइन करेंगे sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ कार्बन से और यहाँ पे बना देंगे 4 सिग्मा बॉन्ड और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। बहुत ही सिंपल है। आपको एंट्रेंस में बहुत सारा हेल्प मिलेगा इन सब चीजों से। कोई भी टॉपिक जो भी BHU वर्ल्ड में पढ़ाया जा रहा है वो फालतू नहीं है, इससे आपको आगे आने वाली सारी क्लासेस में हेल्प मिलेगा। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये आप हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो आपको केमिकल बॉन्डिंग में प्रेशर आपका कम होगा। केमिकल बॉन्डिंग में आपको सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, आपको हाइब्रिडाइजेशन और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका प्रेशर थोड़ा कम होगा। और इस कॉन्सेप्ट को आप किसी भी एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे वो BSc बायो का हो, चाहे मैथ्स का हो, या फिर किसी भी एग्जाम में हो, जेईई मेंस में या फिर नीट में, आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आ गई कि एल्केन्स में हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है। अब मैं बात करूंगा हाइब्रिडाइजेशन इन एल्कीन्स में। उसके लिए अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए हाइब्रिडाइजेशन इन एल्कीन्स। हाइब्रिडाइजेशन इन एल्कीन्स। अब ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड सीरीज है, एल्कीन का सीरीज। ये आपको जब चैप्टर वाइज आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, मैं आपको ये प्रेफर करूंगा। हम यहाँ पे आपको नोट्स देंगे, हम यहाँ आपको क्वेश्चंस की PDF देंगे, पर आपको मैं एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप एनसीईआरटी बुक को प्लीज पढ़ें। आप जितने ज्यादा से ज्यादा बार एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा, बुक से आप इस नोट्स को रिलेट कर पाएंगे और फिर कंपटीशन में आप 100% अपना दे पाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन इन एल्कीन, सबसे बेसिक एल्कीन का एग्जांपल हम लोग लेंगे जो है इथीन। इथीन का एग्जांपल हम लेके आपको सारी चीजें समझाएंगे कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है और इसमें बॉन्डिंग का पैटर्न क्या होता है। मैंने आपको अपने लेक्चर्स के स्टार्ट में ही बताया था कि जो बॉन्ड पेयर होते हैं उसमें सिर्फ हम सिग्मा बॉन्ड को कंसीडर करते हैं, ठीक है। और आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ, कोई भी डबल बॉन्ड होता है उसमें एक बॉन्ड होती है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड जो होता है वो होता है पाई बॉन्ड। तो आप ऊपर वाले को सिग्मा मानिए, नीचे वाले को पाई मानिए, इसमें कोई बात नहीं है। ये तो हमें बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, एक्चुअल में मॉलिक्यूल ऐसा होता नहीं है। ये तो बस हम रिप्रेजेंट करने के लिए और बच्चों को पढ़ाने के लिए ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है, एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड को हम कंसीडर नहीं करेंगे बॉन्ड पेयर में, ना लोन पेयर में। तो यहाँ पे लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 3। इट मींस इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड।
अब sp2 हाइब्रिडाइज का फिर से मैं वही सब बेसिक बताना चाहूंगा। सबसे पहले काम करना है, आपको लिख लेना है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। तुरंत इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। ऑर्बिटल डायग्राम हमेशा की तरह 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1s 2s 2p। अब मैं आपको यहाँ पे ऑर्बिटल्स के बारे में एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो p ऑर्बिटल्स होते हैं उनका भी एक नोमेनक्लेचर होता है। सब एक p ऑर्बिटल होता है py, दूसरा होता है px py और pz। ऐसा नहीं है कि इसी को px कहेंगे इसी को py कहेंगे, ये चेंज भी हो सकता है, ये px ये भी हो सकता है, pz ये भी हो सकता है। और ये तीनों ऑर्बिटल होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। जैसे कि हम जानते हैं s ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल शेप, p ऑर्बिटल होता है डम्बल शेप और sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का शेप होता है डिस्टॉर्टेड डम्बल शेप। लेकिन मैं आपको एक और बहुत ही मजेदार चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि किसी भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का शेप होता है डिस्टॉर्टेड डम्बल शेप। इसका मतलब अगर एक s और 3p मिलके sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे उसका भी शेप यही होगा। एक s और 2p मिलकर sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे उसका भी शेप ये होगा। अगर एक s और एक p मिलकर sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे उसका भी शेप ये होगा। हाँ, उस टाइम उस सिस्टम की ज्योमेट्री चेंज होगी लेकिन ऑर्बिटल की शेप हमेशा डिस्टॉर्टेड डम्बल शेप ही होगा। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बॉन्डिंग में सबसे पहला स्टेप होता है एक्साइटेशन। एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए। अब हम जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2। sp2 का मतलब है एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल। इसका मतलब जो एक p ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइज स्टेट में नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पे सिर्फ एक s का और 2 p के ऑर्बिटल मिलेंगे और sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे, 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा और एक जो और p ऑर्बिटल बच रहा है वो अनहाइब्रिडाइज स्टेट में रहेगा। इसका मतलब वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और वो सीधा आपको हेल्प करेगा पाई बॉन्ड को बनाने में। मतलब अगर सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन के ओवरलैप हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनता है, पर जो पाई बॉन्ड बनता है वो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनता है। अब मैं आपको इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कि एल्कीन का मॉलिक्यूल एल्कीन की मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर किस तरह होती है और एल्कीन में हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है और एल्कीन पेपर में एल्कीन का प्लेन 3 डायमेंशनल होता है या 2 डायमेंशनल होता है, ये मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। अब हम यहाँ पे देख सकते, अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनते हैं और sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम का जो शेप होता है वो अपने आप को मिनिमम रिपल्शन में रखने के लिए 120 डिग्री से एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं और वो जिस ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करते हैं उसको कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल से सेपरेटेड रहते हैं और जो ये स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले sp3 के केस में बताया था, आपको मैंने मार्कर से भी समझाया था इस चीज को कि वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप इन सब चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्योंकि अगर जब आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे और आप एडिशन रिएक्शन या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, उसमें ये प्लेनर मॉलिक्यूल, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसीलिए आप ये मत समझिए कि मैं आपको ऐसे ही पढ़ा के टाइम पास कर रहा हूँ कि इसको इन सब का आगे जाके बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यूज होगा इन सब का। sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का शेप होता है sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स का जो सिस्टम होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। मतलब इस चीज को हम प्लेन में बना सकते हैं। लेकिन जैसे कि अब मैंने आपसे बताया था कि sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में एक s और 2 p यूज होते हैं, पर आप तो जानते हैं ना कि sp ऑर्बिटल में p सिस्टम में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब तीसरा ऑर्बिटल कहाँ गया जो अनहाइब्रिडाइज स्टेट में है? ध्यान से देखिएगा इस चीज को। ये अगर मान लीजिए आपका sp2 सिस्टम है
मतलब एक ये जो तीनों मैंने यहाँ पे बनाया है ये एक sp2 ऑर्बिटल्स हैं और 3 sp2 ऑर्बिटल्स बनते हैं इनके हाइब्रिडाइजेशन से। अब जो एक बचा हुआ अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है वो ऐसे और प्लेन के अंदर रहेगा। इसका मतलब वो इस मॉलिक्यूल से परपेंडिकुलर रहेगा और उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, जो 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे, जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है वो उस अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होगा और वो मॉलिक्यूल के या फिर उस सिस्टम के परपेंडिकुलर होगा, ना कि उसके प्लेन में होगा। तो इसकी अगर हम प्लेन में अगर इसको हम बनाना चाहेंगे तो अब हम केस यहाँ पे ले रहे हैं इथीन का केस। इथीन का केस हम ले रहे हैं यहाँ पे। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। जो थर्ड स्टेप होता है किसी भी बॉन्डिंग का वो होता है आफ्टर एक्साइटेशन एंड आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन द थर्ड स्टेप इज बॉन्डिंग। अब देखेंगे हम कि एल्कीन में बॉन्डिंग कैसे होती है। एल्कीन में बॉन्डिंग सबसे पहले sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 3 बनते हैं। अब हम बेसिक शुरू करेंगे। 2 कार्बन, ठीक है। अब इस जैसे कि मैंने बताया ये दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से ये तीन इनमें जो अलाइनमेंट होगा वो होगा इस ट्राइगोनल प्लेनर। तो अब ये देखिए ये हो गया आपका ऑर्बिटल्स का शेप। कार्बन है ये और मैं इसको डिनोट कर रहा हूं। इसके ऑर्बिटल डायग्राम में आपको ठीक से बना के समझाना चाहता हूं कि आपको ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाए और आपको कोई भी चीज रटनी ना पड़े। अब ये भी कार्बन ऐसे होगा। अब इस कार्बन को देखिए, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो जब ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और जब अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तब वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो ये बन गया इथीन मॉलिक्यूल में जो पहला सिग्मा बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड यहाँ पे बन गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया अपने पहले के 5 मिनट पहले मैं जो आपको बताया था कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है वो प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे पाया जाता है। अब जो प्लेन के ऊपर पाया जाने वाला अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, इसके ऊपर पाया जाने वाला अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करके बनाएंगे पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड बनने की वजह से इन दोनों की बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है और एल्केन्स के कंपैरिजन में कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो एल्कीन्स में कम होगी। इसका मतलब C और C एल्कीन्स के केस में ज्यादा पास होंगे और एल्केन्स के केस में उनकी डिस्टेंस एल्कीन से ज्यादा होगी। आपको ये चीजें समझ में आ गई। अब सबसे पहली चीज मैं आपको यहाँ पे कुछ भी पढ़ा दूं कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक आपके मन में उस चीज का इमेज नहीं बनेगी मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैंने आपसे क्या बोला कि यहाँ पे जो कार्बन है उसमें sp2 जब हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है इसका मतलब एक s और 2 p मिलकर 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं और वो एक दूसरे को 120 डिग्री पे अलाइन कर रहे हैं और जो तीसरा बचा p ऑर्बिटल है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर रह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस चीज को आपको दिमाग में इमेजिन करना है कि ये मेरा अगर प्लेन है, यहाँ पे मेरा sp2 सिस्टम है तो जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर और नीचे होगा। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आप लोग अपनी नोटबुक में ये चीज करके देखिए। अच्छा मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर कोई भी एल्कीन सिस्टम है, कोई भी sp2 सिस्टम है जो xy प्लेन में लाई करता है तो बताइए वो कौन सा p ऑर्बिटल था जो अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया था। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। अगर वो मॉलिक्यूल वो सिस्टम xy प्लेन में है इसका मतलब जो z प्लेन का मतलब जो pz था जो मैंने आपको पहले बताया आपने अपने नोटबुक में लिखा होगा, देखिए कि p ऑर्बिटल 3 होते हैं px py pz। तो उसमें से जो pz वाला ऑर्बिटल था उसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया और वो अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में मॉलिक्यूल के प्लेन के परपेंडिकुलर है और वो पाई बॉन्ड बनाने में हेल्प कर रहा है जिसकी वजह से कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो रही है। और इसका सबसे बड़ा यूज इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन देखेंगे प्लेनारिटी का क्यूमिलिन सिस्टम में। क्यूमिलिन सिस्टम में हम देखेंगे उसमें आपको मैं बताऊंगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। उसमें एक एक्सेप्शन निकल के सामने आता है कि अल्टरनेट एलिन्स के केस में एलिन्स जो होते हैं उनके केस में ये एक एक्सेप्शन निकल के आता है कि वो अगर एक कार्बन पे अलग अलग ग्रुप्स भी हैं तब भी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करते हैं। उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट सब ध्यान में रखना होगा कि XY प्लेन में अगर
मॉलिक्यूल है तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल किस प्लेन में होगा, अगर एक्स जेड प्लेन में आपका मॉलिक्यूल है तो आपका अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल किस प्लेन में होगा, अगर आपका जेड और एक्स प्लेन में मॉलिक्यूल है या फिर कोई sp2 सिस्टम है तो आपका अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल किस प्लेन में होगा। अगर ये सब चीजें आपको दिमाग में होंगी तो आप उस चीज को रटेंगे नहीं, क्योंकि मैक्सिमम जगहों पे मैंने देखा है कि ये रटवाया जाता है कि अगर इवन एल्कीन है तो वहां पे वो नहीं शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अगर ऑड एल्कीन है तो वो शो करेगा, पर कोई आपको रीजन नहीं बताएगा। मैं यहाँ पे आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाऊंगा और पेन और मॉडल के जरिए भी समझाऊंगा आगे चलकर कि कैसे वो सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है। फिलहाल आपको मैंने बेसिक आइडिया जो एल्कीन्स का दे दिया है, आप इसको नोट करिए। इसके क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उस क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए और आपका एल्कीन्स अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इस सीरीज के तीसरे सिस्टम की, मतलब जो है एल्काइन सिस्टम। एल्काइन सिस्टम पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि एल्काइंस होते हैं या फिर जो sp मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वन डायमेंशनल मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब वो सिर्फ एक डायमेंशन में लाई करते हैं। अगर x में लाई करेगा तो इसमें दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बचेंगे, पर ये हम बात करेंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले आप इस चीजों को नोट करिए और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप अपने मेंटर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कभी भी किसी भी टाइम आप हमसे फोन करके या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं, ईमेल करके पूछ सकते हैं। पर अभी मैं चाहूंगा कि आप इन क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैं आपको कितना भी पढ़ा दूंगा लेकिन आपका सिलेक्शन तभी होगा कि जब आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। क्योंकि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है और आपने कितने अच्छे से भी पढ़ा है, पर वो क्वेश्चन तभी 100% एक्यूरेसी से होगा कि जब वो क्वेश्चन आपके पेन के नीचे से एक बार गुजर चुका होगा, वरना वो क्वेश्चन करने में आपको एक बार जरूर सोचना होगा। और कंपटीशन कोई बड़ी चीज नहीं होती है, उसमें क्वेश्चंस कोई बहुत कठिन भगवान नहीं सेट करता है। उसमें जिसकी प्रैक्टिस हुई, जिसका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, वही उस कंपटीशन को अच्छे से कर सकता है। और मैं आपसे ये कोशिश करूंगा कि आप अच्छी रैंक लाएं, क्योंकि यहाँ पे कोर्सेज के सिलेक्शन के लिए रैंक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हॉस्टल के सिलेक्शन के लिए रैंक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा टॉपिक है जो आपकी रैंक को टॉप 100 में लाने में बहुत अच्छी हेल्प करेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसमें अपना 100% दें, क्योंकि आप इसमें अपना 100% देंगे तो बाकी जो थोड़े स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स होते हैं, मैथ्स हो गया, मैथ्स में, और बायो वालों के लिए फिजिक्स हो गया, उसमें आप थोड़े से मार्क्स आपके गिरेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके मार्क्स को संभाल लेगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ इसको अच्छे से आप पढ़िए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इन एल्काइंस। अब बात करेंगे एल्काइंस। आज इसको पढ़ा के आज का चैप्टर हम खत्म करेंगे। ये आपका पहला चैप्टर है, इसीलिए मैं आपको ज्यादा लोड नहीं देना चाहता हूँ। आपको अभी बेसिक चीजें बता रहा हूँ। असली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपकी नेक्स्ट लेक्चर से शुरू होगी। अब एल्काइंस, सबसे बेसिक एल्काइन की बात करेंगे हम लोग, जो कि है इथाइलिन। ये इथाइलिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, और आपको मैं ये चीज बता देता हूँ कि एक्चुअली में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट भी ऐसे करती है। हम लोगों ने एल्केन्स में मैंने आपको बताया था कि ये मॉलिक्यूल सिर्फ बनाने के लिए ऐसे है, स्टूडेंट्स को समझाने के लिए वैसी होती है एल्केन्स मॉलिक्यूल, बट एक्चुअली में उसका स्ट्रक्चर कुछ और होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि एल्काइंस मॉलिक्यूल पेपर में भी ऐसे बनाया जाता है, और अगर आप एक्सरे क्रिस्टोग्राफी या फिर कोई किसी भी मेथड से उनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप पाएंगे कि एल्काइंस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सेम ऐसे होता है, क्योंकि ये होते हैं वन डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स। वन डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स होने का मतलब या तो x एक्सिस में होगा, या तो y एक्सिस में होगा, या तो z एक्सिस में होगा। इन्हीं तीनों में से किसी में भी ये लाई करेगा। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें पैटर्न क्या होता है बॉन्डिंग का और एक्साइटेशन। तो आप हर तीनों में एक्साइटेशन वाली चीज कॉमन होती है। आपका डिफरेंस जो आता है वो आता है हाइब्रिडाइजेशन में, और वो आती है आपकी बॉन्डिंग में। जैसे कि एल्केन्स में 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं और चारों बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से। sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल्स में एक s और 2 p मिलकर बनाते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जो कि 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं, और वो 3 हाइड्रोजन या फिर 3 किसी और मॉलिक्यूल के साथ मिलते हैं और वो बनाते हैं sp2 सिस्टम। उनमें एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है p का, जो कि मॉलिक्यूल के प्लेन के परपेंडिकुलर लाई करता है और वो पाई बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड हैं। क्या ये बेसिक चीजें आपको पता ही होंगी, आप 11th 12th में पढ़ चुके हैं।
पर फिर भी मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर किसी भी दो एटम के बीच में बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड है, इकलौता बॉन्ड है, तो वो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड होगा। लेकिन अगर मल्टीपल बॉन्ड हैं जैसे कि डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, तो उनमें से जो एक होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा और बाकी सारे पाई बॉन्ड्स होंगे, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से, और एक डायमेंशन में एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है, और जो बाकी दोनों बॉन्ड बनेंगे वो बनेंगे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से। और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनते हैं मतलब कि पाई बॉन्ड, उनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो सिग्मा बॉन्ड से कम होती है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में जो बॉन्डिंग होती है वो ओवरलैप बहुत ही स्ट्रांग होता है, और पाई बॉन्ड में वो ओवरलैप इतना स्ट्रांग नहीं होता है। अब एल्कीन्स में फिर से वहीं से शुरू करेंगे। सबसे पहले एक्साइटेशन, तो सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे हम हमेशा की तरह। 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको सबसे पहला काम करेंगे, एक्साइट कराएंगे। एक्साइट कराने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, ये हुआ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, लेकिन हमें यहाँ पे और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो अपने प्रोडक्ट को ध्यान में रख के होता है। इसका मतलब आप इसको काउंटर मैकेनिज्म बोल सकते हैं, मतलब जैसा प्रोडक्ट बनना है उसी हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ही था कि ये कोई एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना नहीं है, इसको प्रूफ नहीं किया गया, ये सब सिर्फ साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंटल डाटा को एक थ्योरेटिकल रूप दिया है जिससे वो इस चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें। तो मैं आपको फिर बताऊंगा कि इस अपने प्रोडक्ट के बेस पे हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, एक बॉन्ड पेयर ये, एक बॉन्ड पेयर ये। मैंने आपको बताया था कि पाई बॉन्ड इज नॉट कंसीडर्ड एज बॉन्ड पेयर्स, ओनली सिग्मा बॉन्ड्स आर कंसीडर्ड एज बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे ये जो होंगे ये बॉन्ड पेयर कंसीडर नहीं किए जाएंगे, यहाँ पे बॉन्ड पेयर कंसीडर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स किए जाएंगे। इसका मतलब इसमें आपको 2 बॉन्ड पेयर्स मिल रहे हैं। 2 बॉन्ड्स पेयर का मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर 2 बॉन्ड्स पेयर हैं तो वो हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन ये होगा। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाया। अब यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन जैसा कि नाम से क्लियर है, s का एक, p का एक, तो s और p का ऑर्बिट ये बनकर बनाएगा 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और 2 sp हाइब्रिडाइजेशन अपने आप को ऐसे अलाइन करेंगे कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्सन होगा, और 2 चीजें अपने आप को तभी मिनिमम रिपल्सन में रख पाएंगी जब वो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, और उसमें एंगल बनता है 180 डिग्री का। अब ये हो गया आपका sp सिस्टम का ओरिएंटेशन, या फिर आप इसको ज्योमेट्री बोल सकते हैं। sp सिस्टम की ज्योमेट्री हो गई ये। यहाँ पे ये देखिए ये हो गया sp ऑर्बिटल। 2 sp ऑर्बिटल जो एक s और एक p की वजह से बने हैं वो दोनों आपस में 180 डिग्री के एंगल्स में फैल जाएंगे, खुद को अलाइन करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है वो मॉलिक्यूल के वो सिस्टम के परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है कि ये जो एल्काइंस होते हैं वो हमेशा 1 डायमेंशनल होते हैं। तो 1 डायमेंशनल होने का मतलब कि इसमें 1 डायमेंशनल होते हैं एल्काइंस, या फिर sp ऑर्बिटल के जितने भी सिस्टम होते हैं वो 1 डायमेंशनल होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक डायमेंशन सिर्फ हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम से बना है और बाकी के 2 डायमेंशन बनेंगे अनहाइब्रिडाइज्ड सिस्टम से। अब मैं एक आपसे पूछता हूँ एक चीज कि अगर मान लीजिए ये सिस्टम जो है वो x डायमेंशन में बना है, तो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स किस डायमेंशन में होंगे? तो आप बहुत ही इजीली बता सकते हैं कि सर एक होगा y में और एक होगा z में। इसका मतलब एल्कीन सिस्टम या फिर sp सिस्टम में 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, और वो दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अगर मैं आपको कहूं कि ये है आपका डायमेंशन एल्काइन का, अगर एल्काइन का ये डायमेंशन है तो एक ऊपर नीचे ये हो गया आपका py। अगर x डायमेंशन में एल्काइन है या फिर sp सिस्टम है तो ऊपर इसके x कंपोनेंट में आपका अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा p का, और आपके z में भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा p का। वही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप इस चीज को अपने दिमाग में विजुअलाइज कीजिए
कॉपी में देख के नोट्स पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा जब तक ये चीजें आपके दिमाग में रिवॉल्व नहीं करेंगी। इन चीजों को अपने सबकॉन्शियस मेमोरी में लेके आइए ताकि आपको कोई नींद से भी जगा के बोले तो आप ये चीज बता सकें। इसलिए मैं कहना चाहूँगा प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ पे आएंगे तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपको कॉमन रहेगा बायो में, और मैथ्स में भी ज़्यादातर कॉम्बिनेशंस में केमिस्ट्री है, तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। यहाँ के बीएससी के पेपर्स में भी आप ऑर्गेनिक में हमेशा अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। इसीलिए सिर्फ एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप अपनी लाइफ के बारे में हर चीज़ के बारे में सोच के पढ़ सकते हैं इसको, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आगे पूरी केमिस्ट्री में, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब एप्लीकेबल होंगे। अब ये सिस्टम बन गया। अब ये कार्बन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक वो लेंगे, मतलब यहाँ पे हम मानेंगे कि ये कार्बन, इसके दो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स एक दूसरे को 180 डिग्री पे अलाइन करते हुए, और यहाँ पे ये बनाएंगे आपके हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से बॉन्ड, और ये होगा सिग्मा बॉन्ड। ओ सॉरी, इसको काटना पड़ेगा पीछे से थोड़ा बोलो। ठीक। अब हम देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेसिक एल्काइन जो होता है, सबसे बेसिक एल्काइन इथाइलिन होता है। अब मैं बताऊंगा इथाइलिन में बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे, ये हो गया कार्बन, ये हो गया कार्बन, ये एकदम से हम स्केलेटल से शुरू करेंगे, उसकी हड्डियों से शुरू करेंगे, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो कैसे रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो हाइब्रिडाइज sp ऑर्बिटल बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री के एंगल पे, और एक दूसरे से जो ओवरलैप करके बनाएगा ये सिग्मा बॉन्ड, जो पहला बॉन्ड बनेगा वो होगा सिग्मा बॉन्ड। अब इसको आप किसी भी डायमेंशन में मान सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं, पर यहाँ पे हम मान के चलेंगे इस बोर्ड के मुकाबले इस बोर्ड के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से मान के चलेंगे कि ये आपका आ रहा है x डायमेंशन में। अगर ये सिस्टम आपका x डायमेंशन में आ रहा है तो आपका इन सब में मतलब x में हुई है हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब py और pz जो है वो इसके परपेंडिकुलर होगा और वो अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होगा, और वो बनाएगा आपका मल्टीपल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड। अब देखेंगे ये x हो गया। अब मैं रेड से डिनोट जो कर रहा हूँ ये है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा डबल शेप का है, आप इसके शेप से पहचान सकते हैं कि ये p ऑर्बिटल है वो भी अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में, क्योंकि ये पूरा डबल शेप है। अब इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो रिस्पांसिबल होगा पाई बॉन्ड बनने के लिए। अब जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ये अब इसके परपेंडिकुलर है x के परपेंडिकुलर y पर एक और डायमेंशन आता है, और यहाँ पे आपका पाया जाएगा pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जो कि मैं आपको 3 डायमेंशनली तो बोर्ड में नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन मैं इस पेन के मदद से आपको समझाना चाहूंगा। आप इसको कंसीडर कीजिए कि ये है आपका अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल, ग्रीन पेन से बना हुआ, जो कि इस बोर्ड के अंदर और इस बोर्ड के बाहर निकला हुआ है, और ये बनाएगा आपका दूसरा पाई बॉन्ड, जिसकी वजह से जो एल्काइन का सिस्टम है इसमें जो बॉन्ड लेंथ होगी वो एल्केन और एल्कीन से भी छोटी होगी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये 1 डायमेंशनल है, इसमें 2 डायमेंशनल होता ही नहीं है, ये 2 डायमेंशंस में नहीं होता है, ये 1 डायमेंशन में होता है। आप पूछेंगे सर अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल तो सर px py और pz में भी है, लेकिन भाइयों आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि मॉलिक्यूल का प्लेन डिसाइड होता है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन से, और उस मॉलिक्यूल के ओरिएंटेशन से, ना कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन से। ये तो बस आपको पाई बॉन्ड बनाने में हेल्प कर रही है, और बॉन्ड का डायरेक्शन से नहीं डिसाइड होता है मॉलिक्यूल का डायमेंशन। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा आप इन सब चीजों को ये सब बहुत ही बेसिक चीजें हैं, इन सब को आप अपने दिमाग में रखिए कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा टेट्राहेड्रल होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ट्राइगोनल प्लेनर होता है, और sp हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम आपका होता है प्लेनर होता है, 1 डायमेंशनल होता है, लीनियर होता है, प्लेनर नहीं लीनियर होता है वो। एक बार और मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये इथाइलिन का केस है, आप ये नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे वो बॉन्ड पेयर जो होगा ये नहीं होगा, पाई बॉन्ड नहीं कंसीडर किया जाएगा, ऐसा बॉन्ड पेयर सिग्मा बॉन्ड कंसीडर किया जाएगा। ये सब चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे बता दिया
कि जो पाई बॉन्ड होंगे वो आपके बॉन्ड पेयर में कंसीडर नहीं किए जाएंगे, बल्कि आपके सिग्मा बॉन्ड बॉन्ड पेयर में कंसीडर किए जाएंगे। आपको नोट करना है तो नोट कीजिए, नहीं तो हम आपको पीडीएफ तो दे ही देंगे हर चीज़ को पढ़ने के लिए। आप एक काम भी कर सकते हैं, उस पीडीएफ को अपने सामने रख के हमारे लेक्चर्स चला सकते हैं, जिससे आप उस पीडीएफ में लिखी चीज़ें और इस लेक्चर में हुई चीज़ें को कंपेयर कर सकेंगे और आप हर चीज़ का कंक्लूजन निकाल सकेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैंने इतना पूरा बताया है, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा अगर आप इन चीज़ों को अपने दिमाग में विजुलाइज नहीं करेंगे। आप इन चीज़ों के यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, आप इसका मॉडल्स देख सकते हैं, बुक्स में इसके मॉडल्स होते हैं, पर बुक्स से आपको नहीं समझ में आएगा। आपको ये चीज़ें तभी समझ में आएगी जब आप 3 डायमेंशनल व्यू इसका देखेंगे। और 3 डायमेंशनल व्यू, अगर एक बार आप मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर पहचानना जान गए कि वो 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल है, फिर आगे जाके आपको ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से करके निकलेंगे और आपको बहुत ही ईजी होगा। आप 100% एक्यूरेसी से क्वेश्चंस को करेंगे और फिर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। और आपको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, हमने क्वेश्चंस के पीडीएफ पे डाल रखे हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और आप हमारी पूरी टीम से टच में रह सकते हैं। आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो, आप हमसे टच में रह सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप मुझसे अगर कोई प्रॉब्लम तो मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। केमिस्ट्री के हमारे 6 और टीचर्स हैं, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है, किसी भी सब्जेक्ट में हो, वो आर्ट्स साइंस किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी एंट्रेंस के लिए हमारी पूरी टीम आप लोगों के साथ है। अब जैसे कि मैंने आपको तीनों एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता दिया। अब मैं हमेशा, ये मेरा आगे भी ऐसा होगा कि मैं कोई भी लेक्चर देने के बाद आपको लास्ट में एक रिमार्क नाम से टॉपिक हेडिंग डलवा के कुछ बातें लिखवाऊंगा। अब हमारी उसकी बारी है। अब आप लोग हेडिंग डालिए रिमार्क। एक्चुअली हम ये बोल सकते हैं कि ये अब तक हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं इन सब का ये सारांश है, कंक्लूजन है, जो भी बोल सकते हैं इसको। इसमें सबसे पहली चीज आप इसमें नोट डाउन कीजिए कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम जो होता है वो नॉन प्लेनर होता है, मतलब 3 डायमेंशनल होता है। इसका मतलब एक प्लेन में लाई नहीं करता है। और sp2 सिस्टम जो होता है वो प्लेनर होता है, 2 डायमेंशनल होता है। अब उसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो हम बोर्ड में या फिर पेपर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब तीसरा सिस्टम है जो sp सिस्टम है, वो प्लेनर भी नहीं, वो होता है लीनियर होता है। लीनियर का मतलब होता है 1 डायमेंशनल, इसका मतलब 1 डायमेंशन एक ही डायमेंशन में लाई करेगा। और इसको तो हम पेपर पे बना ही सकते हैं, जब 2 डायमेंशनल को पेपर पे बना सकते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। आपका सेकंड पॉइंट है, आपके इस रिमार्क का सेकंड पॉइंट है और सबसे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब कार्बन हाइब्रिडाइजेशन करता है, और दूसरा पॉइंट ये है कि जब when hybridized orbitals overlap they form sigma bond। इसका मतलब ये है कि जब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। और व्हेन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप दे फॉर्म्स पाई बॉन्ड। इसका मतलब जो पाई बॉन्ड हो वो सिनोनिम्स होता है कि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुई है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की हुई है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग होता है उससे आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और अगर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई है तो उससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है वो मैं आपको लिखवाना चाहूंगा कि टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन वी हैव टू ऐड लोन पेयर्स प्लस बॉन्ड पेयर। इसका मतलब हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को ऐड करना पड़ेगा, जिससे हमें हाइब्रिडाइजेशन तीसरा पॉइंट ये है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। इसका मतलब ये है कि हमको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को ऐड करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको अभी तक कोई एग्जांपल्स तो करवाए नहीं है, इसलिए आपके मन में थोड़े कंफ्यूजन्स तो जरूर होंगे। अभी आप कितना भी समझ गए होंगे
पर बिना एप्लीकेशन किए आप किसी चीज को भी नहीं समझ सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं लूंगा, एक एल्केन का एग्जांपल लूंगा मैं आपको। इसको शायद आप लोग जानते होंगे, इसको बोलते हैं ईथेन। ये ईथेन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है और इसमें हम देख सकते हैं। अब इसमें मैं आप लोगों से सबसे पहले पूछना चाहूंगा, आप लोग खुद को जवाब दीजिए कि इसमें कितने बॉन्ड पेयर्स हैं। मैंने आपको एक एक पॉइंट क्लियर किया है कि बॉन्ड पेयर्स जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से होते हैं। जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे उतने बॉन्ड पेयर्स होंगे। ये बात आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, आप उसको हाईलाइट कर लीजिए, पर ये याद रखिए इस चीज को कि जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं और पाई बॉन्ड को हम बॉन्ड पेयर में कंसीडर नहीं करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब 4 बॉन्ड पेयर और कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और चारों इलेक्ट्रॉन्स अगर यूज हो गए हैं इसका मतलब लोन पेयर 0 है। तो 4 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, इसका मतलब 4 इज इक्वल टू sp3। सेम केस इसके साथ भी, इसमें भी 4 बॉन्ड पेयर हैं। 4 बॉन्ड पेयर होने की वजह से यहाँ भी 4 बॉन्ड पेयर होने की वजह से और 0 लोन पेयर होने की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। एप्लीकेशन करके देखिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए आप थ्योरी कम पढ़िए, अगर आप थ्योरी कम पढ़ रहे हैं इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा है तो आप 10 घंटे थ्योरी पढ़ने वाले से ज्यादा अच्छा स्कोर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी और एक्यूरेसी जितनी बढ़ेगी उससे क्वेश्चन करने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा इसके बारे में। हाँ, अभी मैंने वो चैप्टर शुरू नहीं किया, लेकिन आपने इतना तो मालूम होगा कि अगर कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड और दोनों तरफ R ग्रुप है तो वो R ग्रुप का मतलब एल्केन ग्रुप है तो वो होता है कीटोन। यहाँ पे मैंने कीटोन का एग्जांपल लिखा है, कीटोन में एग्जांपल लिखा है। अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप मुझे इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है कि, और ये मैं हाइब्रिडाइजेशन पूछ क्यों रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज तो ये है मैं आपसे हाइब्रिडाइजेशन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे आप ये देखना है कि अगर आप हाइब्रिडाइजेशन जानते होंगे तो आप मेरे पढ़ाए हुए बाकी कॉन्सेप्ट जानते होंगे कि sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल है, sp कौन 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल क्या है। इसीलिए मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया है कि नहीं। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। अब इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको क्या करना है, इसका स्केलेटल बनाना है, इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है और सिग्मा बॉन्ड काउंट करते ही जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे उतना बॉन्ड पेयर होगा, उसी के कॉम्प्लीमेंट्री आप बता देंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अब इस कार्बन की हम बात करेंगे। मैंने आपको बता रखा है कि डबल बॉन्ड में अगर आप डबल बॉन्ड को देखेंगे तो डबल बॉन्ड में एक होता है सिग्मा और एक होता है पाई और हमको बॉन्ड पेयर में कंसीडर क्या करना है, हमको कंसीडर करना है सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और इसमें होते हैं 4 बॉन्ड कार्बन में और 3 जो इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्ड बना दिया है। इसका मतलब लोन पेयर 0 है और इसमें लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 3। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द जो भी 2 ग्रुप्स हैं वो तो एक ही प्लेन में है, लेकिन उस प्लेन में जो हाइड्रोजन है वो प्लेन के अंदर प्लेन के बाहर दोनों तरफ है। इसका मतलब अगर कंप्लीटली देखें तो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। सेंट्रल एटम के चारों तरफ, बीच के एटम के चारों तरफ ये दोनों इस दोनों के प्लेन में है। अगर ये xy प्लेन में है, अगर ये कार्बन xy प्लेन में है तो ये दोनों भी xy प्लेन में होंगे, लेकिन जो इसके हाइड्रोजन हैं ये एक प्लेन के अंदर प्लेन के बाहर जरूर होंगे, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल कंप्लीटली नॉन प्लेनर हो जाएगा। अब मैं इस सीरीज में एक और आपको एग्जांपल बता के इस टॉपिक को फिलहाल के अभी के लिए मैं खत्म करना चाहूंगा। इसके बाद आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो कॉन्सेप्ट ज्यादा टीचर नहीं बताते हैं, लेकिन ये चीज जो मैं आपको बताने जाऊंगा वो चीज आपको पता होगी पहले से, बस आपको शायद उसका रीजन नहीं पता होगा। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लीजिए, उसके बाद मैं वो बताता हूँ। अब यहाँ पे आप मुझे बता दीजिए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा।
जैसा कि जानते हैं ये कार्बन आयन है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये कार्बन आयन है और कार्बन आयन में नेगेटिव चार्ज होता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, अब मैं आपसे बोलूंगा इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। हाइब्रिडाइजेशन का सिंपल फार्मूला, बेसिक फार्मूला लिखेंगे, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अब आपको यहाँ देखना है इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं। बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड हैं और यहाँ पे कितने लोन पेयर हैं? 1 लोन पेयर भी यहाँ पे प्रेजेंट है। आप कहेंगे लोन पेयर तो नहीं सर, ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसमें पहले से था और 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, 1 नेगेटिव आया, मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन पहले से था, 1 इलेक्ट्रॉन आके ऐड हुआ, इसका मतलब ये फॉर्मेशन करेगा लोन पेयर का। और यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा, सॉरी इस बदल देंगे भैया वैसे ना चिपकाने कुछ अलग टाइप का बोलो इसका स्ट्रक्चर होगा सर। हाँ वही जरूर बोलेंगे। और इसका स्ट्रक्चर होगा sp3 होने की वजह से इसका स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल। इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन इसका जो शेप होगा वो होगा पिरामिडल शेप होगा। लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन की जो ज्योमेट्री होगी, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन पेयर्स का अरेंजमेंट, वो होगा टेट्राहेड्रल। इस मॉलिक्यूल का शेप होगा पिरामिडल और ये होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब आप आज का फाइनल नोट डालिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एजी, बीएससी बायो, नीट, जेईई मेंस, जेईई एडवांस सब में आ चुके हैं। इसलिए मैं ये इंपॉर्टेंट आपको बता, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट के फॉर्म में लिखिए और इसके ऊपर ट्रिपल स्टार लगा दीजिए क्योंकि इसका रीजन शायद ये आपको किसी कोचिंग में बताया गया हो, कहीं भी बताया गया हो, आपने सुना होगा। यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगा। यहाँ पे एक एल्कीन और एक एल्काइन का मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं आपके सामने। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप बताइए कि इसमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन सा होगा। आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते होंगे कि जो sp होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 और sp2 के कंपैरिजन में ज्यादा होती है और जो sp2 होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 से ज्यादा होती है और sp की सबसे ज्यादा sp3 की सबसे कम। आपसे मैं पूछना चाहूंगा इसका रीजन क्या है। आपको ये चीजें याद तो होंगी, आपको ये चीजें पढ़ाई गई होंगी कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इसका रीजन क्या होता है। सबसे पहले मैं आप ही लोगों से एक बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप ये बताइए कि न्यूक्लियस के बेहद करीब कौन सा ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल या f ऑर्बिटल। ये आप खुद से अपने आप से पूछिए और अपने आप को जवाब दीजिए कि sp-df में सबसे पास ऑर्बिटल कौन सा होता है। सबसे पहले मैं न्यूक्लियस को बनाना चाहूंगा, पॉजिटिव चार्ज डिनोट कर रहा हूं न्यूक्लियस को, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद हैं। ये हो गया शेल्स, इमेजिनरी शेल्स। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए 2s की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, 2 ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, सॉरी 2s नहीं, इसमें हम सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 के ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, सब शेल्स की बात कर रहे हैं। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि कौन सा ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगा। तो आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि जो s होता है वो करीब होता है और उसके बाद S, ये एक्चुअली ये कोई डायग्राम नहीं है, बस यहाँ मैं इसको आपको बता के समझाना चाहता हूँ कि कौन न्यूक्लियस के करीब होता है। ऐसा कोई एग्जैक्ट कोई ऐसी चीज नहीं होती है, बस मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन सी
सकते हैं कि S जो है वो न्यूक्लियस के सबसे करीब है, इसका मतलब S का पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा होगा। पेनिट्रेशन का मतलब न्यूक्लियस के क्लोजनेस, न्यूक्लियस से कितना ज्यादा क्लोज है। p ऑर्बिटल, p सबशेल उससे थोड़ा दूर होगा, d सबसे दूर होगा। अब आप ये तो जान चुके हैं कि s ऑर्बिटल जो है, s सबशेल जो है वो न्यूक्लियस के सबसे करीब है। न्यूक्लियस के जो करीब होते हैं, न्यूक्लियस के करीब होने का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच सके उसकी टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जैसा कि अगर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे अगर sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में s कैरेक्टर होता है 25% और p कैरेक्टर होता है 75% और sp में होता है 50% का कंट्रीब्यूशन होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद वो जब खुद को अलाइन करते हैं, उसके बाद जब बॉन्ड बनाते हैं तो उनके बीच में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाई करता है। और sp के केस में 50% s कैरेक्टर होने की वजह से न्यूक्लियस से पेनिट्रेशन मैक्सिमम होता है sp ऑर्बिटल में, sp सिस्टम में पेनिट्रेशन मैक्सिमम होने की वजह से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन उसमें होता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करती है sp। फिर से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं? अगर आपको नहीं ये चीज समझ में आई है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं ये चीज आपको फिर से समझाऊंगा। लेकिन एक बार मैं और आपको बता देना चाहता हूं कि जो sp सिस्टम होता है उसमें s कैरेक्टर 50% होने की वजह से, s कैरेक्टर 50% है, इसका मतलब s की कंट्रीब्यूशन बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा है। s ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, s ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, तो उस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में जो भी शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो उसमें s कैरेक्टर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से, s कैरेक्टर ज्यादा इन्वॉल्व है उसकी वजह से उसका पेनिट्रेशन ज्यादा होगा, उसकी न्यूक्लियस से क्लोजनेस ज्यादा होगी। जैसे आप इस बात को बेसिकली समझिए, मतलब एकदम एलिमेंट्री आइडिया इसका ले लीजिए कि ये इसका मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिटल्स हैं, और अगर sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है तो उसमें s कैरेक्टर 25% होगा, इसका मतलब s कैरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट, s कैरेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम है, sp में s कैरेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। इसकी वजह से न्यूक्लियस के करीब होगा इसका इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन sp में न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होगा, इसीलिए sp सिस्टम जो होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, sp कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। आज के लिए बस इतना ही, और मैं चाहूंगा कि आप सारे क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चंस मैंने खास खुद से बनाए हैं और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि कार्बन से रिलेटेड हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस जनरली बुकों में नहीं होते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए खुद से क्वेश्चंस कुछ तैयार किए हैं। उस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मेरे लेक्चर्स में कोई चीज आपको नहीं, आज के लिए इतना ही। आपको मेरा क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई भी कमी होगी, कोई भी मैंने गलती की होगी, आपको वो बताने के लिए वेलकम है। आप मिस कमेंट बॉक्स में सारी गलतियां मेरी बता सकते हैं। अगर मुझसे पढ़ाने में कोई गलती हुई हो, कॉन्सेप्ट में कोई गलती हुई हो, कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं इम्प्रोवाइज करके अगले लेक्चर में और अच्छी तैयारी के साथ आ सकूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपका कोई नुकसान हो। और सबसे बड़ी चीज कि आप एक्चुअली मैं मार्केटिंग टीम से नहीं हूं, तो मैं आपको यही सलाह दे सकता हूं कि मैं पढ़ाई से रिलेटेड ही सलाह दे सकता हूं। सब्सक्राइब तो आप कर ही दीजिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द VHU वर्ल्ड। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में और भी ज्यादा तैयारी के साथ, और भी ज्यादा जोश के साथ। तब तक आप मेहनत कीजिए, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जल्दी मिलते हैं, धन्यवाद।